नमस्कार साथियों, मेरा नाम है धर्मराज कुमार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आया हूं। साथियों, हम देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि मई 2024 लोकसभा चुनाव भारत की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं का साफ कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अगर नतीजे भाजपा के पक्ष में हुए तो संभव है कि 2024 के बाद से लोकतंत्र का स्वरूप वैसा नहीं रह जाएगा जैसा हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को लोकतंत्र के रूप में दिया था। संभव यह भी है कि लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, लेकिन हम उतने गहराई में नहीं जाएंगे, बल्कि मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटे मगर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आया हूं। वह मुद्दा क्या है? जहां पूरे देश में आज पक्ष और विपक्ष के नेताओं में इस बात को लेकर घमासान मचा हुआ था कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाने जा रही है और क्यों बुलाई है, जहां पर सत्ता दलों के नेताओं तक को यह बात नहीं मालूम थी कि आखिर नरेंद्र मोदी सरप्राइज के रूप में संसद में कौन सा बिल लाने जा रहे हैं। ऐसे में अब वह सीक्रेट नहीं रह गया है। हम देख रहे थे कि आज भारत की राजनीति में महिला आरक्षण बिल को पास कराने और न कराने के बीच में बहुत ही भयानक घमासान विवाद चल रहा था। हम यह भी देख रहे थे कि जहां राजद, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को अगर सरकार लाना चाहती है तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक और अन्य लोग जो मार्जिनलाइज्ड है, जो अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से आबादी के अनुसार आरक्षण का मॉडल है, उस मॉडल को भी केंद्र के द्वारा महिला आरक्षण बिल को पारित करते समय ध्यान में रखना होगा। ऐसे में पी चिदम्बरम ने यहां तक कहा है कि अंततः भाजपा बिल्कुल कांग्रेस के ज़माने के बिलों को नकल कर रही है और महिला आरक्षण बिल उन्हीं में से एक बिल है। लेकिन साथियों, मैं आज आपके सामने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा नहीं करूंगा। इस पे हम आगे के एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो पक्ष और विपक्षी दलों के बीच में जो एक वाद विवाद चल रहा है, तो क्या भाजपा जैसी प्रचंड बहुमत वाली सरकार के सामने विपक्षी दलों के नेता और राजद, जदयू, सपा, बसपा जितने भी विपक्षी दल हैं, क्या वह अपनी बात को जनता के बीच सही सही ले जा पाएंगे? क्या वे जनता से सफल संवाद कर पाएंगे? क्योंकि जनता में जीत हार और जनता का वोट लेने के लिए सबसे जरूरी है कि सभी राजनीतिक पार्टियों की बात, उनकी चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे, जनता से किए गए वादे सही और सही तरीके से जनता तक पहुंचे। तो साथियों, इस मामले में ही यह खबर है कि आज जहां एक तरफ संसद के विशेष सत्र को लेकर घमासान मच रहा था, वहीं पर भारत के व्हाट्सएप चैनल में एक बड़ा बदलाव आया है। एक व्हाट्सएप चैनल नाम का ही एक नरेंद्र मोदी जी ने आज एक माध्यम का स्वागत किया है, शुरुआत किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि यह वन साइडेड कम्युनिकेशन होगा, वन साइडेड टूल है, जिसमें एडमिन कंट्रोल कर सकते हैं कि जहां एक पार्टी जिसको आप लाइक करेंगे वो अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं और आप उनकी बात नहीं पहुंचा सकते हैं। साथियों, यह बहुत ही घातक है। यह घातक कैसे है कि हम देख रहे हैं कि 2014 में जब भाजपा की सरकार आई, तब से हम देखते हैं कि सरकार अपनी बात तो जनता से कह लेती है, लेकिन जनता की बात नहीं सुनती है। जनता की बात नहीं सुनने को ही मोदी जी के शब्दों में मन की बात कहते हैं। हम देख रहे हैं कि मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे मन की बात, जिसके 100वां एपिसोड बहुत कुछ दिन पहले पूरे हो गए थे, उस मन की बात में मोदी जी भरसक प्रयास करते हैं कि जनता की बातों को शामिल किया जाए,
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वह मन की बात जनता की मन की बात नहीं होती, बल्कि मोदी जी की महत्वाकांक्षी मन की बात होती है, जिसमें लोकतंत्र पर घूम फिर कर जाने अनजाने करारा प्रहार ही होता है। और हर एक मन की बात में हर एक बार लोकतंत्र का एक धागा टूट जाता है। साथियों, हम देखेंगे कि आखिर मैं इस व्हाट्सएप चैनल जिसका शुरुआत आज मोदी जी ने किया, और शायद खबर है, आप चाहे तो खुद चेक कर लें कि पहले ही दिन इसमें 100 मिलियन लोग जुड़ गए। क्या ये कैसे हमारे चुनाव को, हमारे ओपिनियन को, मतों को प्रभावित करेगा? तो साथियों, इसका सीधा और छोटा सा नमूना आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा। साथियों, हम सभी बहुत सालों से, करीब एक दशक से फेसबुक पे आ चुके हैं। हम देख चुके हैं कि जिन जिन बड़े बड़े, यहाँ तक कि मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक के पोस्ट, साधारण से फेसबुक पोस्ट हजारों हजार लोगों तक पहुंचते थे, वहां आज फेसबुक पोस्ट का रीच कम कर दिया गया। ये यूं ही नहीं है साथियों। आज हम देखते हैं कि यदि आप एक खास प्रकार की भाषा, खास प्रकार का नाम, अर्थात यदि भाजपा सरकार से जुड़े हुए शब्द या आपके पोस्ट में मोदी से संबंधित आलोचनात्मक भाषा या सूचना रहती है, तो उसका रीच को कम कर दिया गया है। आप देखेंगे साथियों कि यह रैंडम नहीं है। ऐसा स्पष्ट है कि जिस प्रकार से बहुत बड़े बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पोस्ट अब 100 पार नहीं कर पा रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि फेसबुक ने अपने एल्गोरिदम में कुछ ऐसा बदलाव किया है कि जिसमें भाजपा सरकार से संबंधित कोई भी उनकी खामियों को उजागर करेगा तो उसकी रीच को कम कर दिया जाएगा। साथियों, आपको याद होगा कुछ शायद 1 साल पहले जब फेसबुक के सीईओ रिजाइन दे रहे थे, तो उन्होंने साफ कहा था कि भारत की सरकार की तरफ से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था, और यह दबाव और बहुत ज़्यादा उन पर बढ़ गया जब फार्म बिल का विरोध हो रहा था, क्योंकि फार्म बिल का विरोध पूरे भारत में भाजपा सरकार के खिलाफ बहुत तेजी से हो रहा था। हम अक्सर आजकल देखते हैं कि पंजाब के किसान आंदोलन में बहुत सारे किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया। बहुत सारे एक्टिविस्ट और कार्यकर्ता, पत्रकारों, जो भारतीय लोकतंत्र की स्वतंत्र आवाजें हैं, जो भारतीय लोकतंत्र में जनता की आवाज और सत्ता के बीच में एक पुल का काम करते हैं, उनके ट्विटर हैंडल्स को सीमित कर दिया गया, बल्कि ब्लॉक कर दिया गया। उनके फेसबुक पोस्ट के रीच को कम कर दिया गया। तो मैं सीधा आपको ये बताना चाह रहा हूं, ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि आज जहां एक तरफ पूरे देश की नजर संसद में चल रहे विशेष सत्र के मुद्दों पर है, वहीं मोदी जी एक तरफ से साइड से 2024 चुनाव तक लगातार भाजपा का प्रचार कैसे एक एक आदमी तक पहुंचेगा, वो इस तरफ भी काम कर रहे हैं, जहां विपक्षी दलों का कोई ध्यान नहीं है। साथियों, यह चिंता का विषय है कि जिनके फ्रेंड लिस्ट में या जिनके फॉलोअर्स लाखों में हैं, उनके फेसबुक पोस्ट भी महज 1000 जाते जाते दम तोड़ दे रहा है। जहां पर मोदी जी हर रोज, जहां पे भाजपा हर रोज खरबों रुपए का चंदा गोदी मीडिया के पत्रकारों को दे रही है, और उनकी ही बात, नफरती बातें, जिससे भाजपा के एजेंडे को हवा मिलती है और आग को घी मिलता है, वो चैनल से बात तो पहुंच जाती है। और हर जगह आप देख रहे हैं मेवात में क्या हो रहा है, नूह में क्या हो रहा है, कैसे तेलंगाना में जो कांग्रेस के पक्ष में जो प्रचार चल रहा है, बहुत बड़ी रैली चल रही है, उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में नहीं दिखाया गया। जबकि छोटी से छोटी मुद्दों को, छोटी से छोटी बातों को, जो भाजपा के पक्ष की बात है, वो आपको भारत के सभी प्राइम टाइम चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं। अतः हमें यह समझना होगा कि भारत के मीडिया का और भारत के स्वतंत्र कार्यकर्ताओं, पत्रकारों का स्वरूप अब बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा 2014 में था, जहां
पत्रकार अपनी बात कह ले रहे थे, जहां कार्यकर्ता अपनी बात कहने को स्वतंत्र थे और जहां तमाम संघर्षों के बावजूद सरकार से संवाद का एक रास्ता खुला हुआ था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने को हैं और मोदी जी ने मीडिया को अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। बल्कि सबसे रोचक बात यह है कि हमारे एक मित्र का कहना है, हमारे एक मित्र हैं जो मीडिया पे पैनी नज़र रखते हैं, उन्होंने एक मजाकिया लहजे में कहा कि जिन गोदी मीडिया के पत्रकारों को यह बुरा लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से गोदी मीडिया के चंद एंकरों का नाम इसलिए इस सूची में शामिल किया गया है कि उनका बहिष्कार किया जाएगा, तो उन्हें समझना चाहिए कि मोदी जी ने तो गोदी मीडिया का भी बहिष्कार पिछले 10 साल से कर रखा है। तो क्या यही गोदी मीडिया मोदी सरकार से, मोदी जी से और मोदी सरकार के नुमाइंदों से पूछ सकती है कि आपको मीडिया से क्या दुश्मनी है जो जनता की बात सरकार तक पहुंचाते हैं। साथियों, मैं यही अपनी बात अंतिम बात यह कह के ख़त्म करूंगा कि हमें जनता तक अपनी बात, जन मुद्दों को कैसे ले जाएंगे और कैसे भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जनता तक समझा पाएंगे, ताकि जनता स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके कि अंततः उन्हें भाजपा को ही वोट करना है या भाजपा के विपक्षी दलों को वोट करना है, या फिर हमें कुल मिलाकर भाजपा ही नहीं बल्कि जिन राज्यों में जिनकी भी सरकारें हैं, स्वतंत्र मीडिया, स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्र कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी है लोकतंत्र में कि जो सच है उसे जनता के सामने सीधा सीधा परोसा जाना चाहिए और उन जनता पे छोड़ देना चाहिए कि जनता अपने लिए क्या अच्छा समझती है और जनता अपना निर्णय क्या देगी। 2024 लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों, राजनीति, समाज, साहित्य, कला, सिनेमा आदि विषयों पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। थैंक यू।